तो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल झारखंड ओलंपियाड 2022 का क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे, जो कि इंग्लिश का सेक्शन है। देखिए, पहला नंबर में लिखा हुआ है व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड रिलक्टेंटली। तो इसका मतलब होता है अनिच्छापूर्ण, तो ये ए नंबर आंसर हो जाएगा, अनविलिंगली। फिर देखिए, दूसरा नंबर में लिखा हुआ है व्हेन देयर आर जेब्रा क्रॉसिंग ऑन द रोड फॉर द पेडेस्ट्रेंस टू क्रॉस वन ब्लैंक क्रॉस अलोंग देम। तो यहाँ पर मस्ट होना चाहिए, एकदम ज़रूरी ही काम है, क्योंकि हम लोग को जेब्रा क्रॉसिंग के समांतर चलना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर जाना चाहिए, तो ये एकदम ज़रूरी है। तो यह कैन माइट शुड काम नहीं करना, यहाँ पर मस्ट ज़रूरी है, मतलब मस्ट लगेगा। फिर देखिए 13 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइनोनाइम्स ऑफ द वर्ड केओस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, डिसऑर्डर। फिर देखिए 14 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल। यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्क्रिपेंसी, तो ये जो सी नंबर है डिस्क्रिपेंसी, ये इसका सही स्पेलिंग है। फिर देखिए आगे आगे है 15 नंबर, विच पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस हैज़ एन एरर। पहला पार्ट में है फॉर सेवरल ईयर नाउ, सेकंड पार्ट में है माई न्यूज़पेपर एजेंट हैज़ बीन स्पेलिंग, और थर्ड सेक्शन में है माई नेम इन करेक्टली। तो इसको एक साथ पढ़ते हैं, फॉर सेवरल ईयर्स नाउ माई न्यूज़पेपर एजेंट हैज़ बीन स्पेलिंग माई नेम इन करेक्टली। यहाँ पर इनकरेक्टली में जो गैप दिया गया है, या तो यहाँ इन नहीं होना चाहिए था, या करेक्टली होना चाहिए, या इनकरेक्टली एक साथ होना चाहिए था। तो अगर ये एक साथ नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगर एक साथ है तो यहाँ कोई एरर नहीं है। तो एक साथ तो नहीं दिख रहा है, इसलिए को जो ऑप्शन नंबर सी है वो होना चाहिए। अगर एक साथ है तो यहाँ कोई गलती नहीं है, नो एरर। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस, वन हु स्टडी द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन माइंड। जो मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन द प्रिंसिपल इंटर्ड द क्लास अ स्टूडेंट ब्लैंक ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो स्टूडेंट वाज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18, डू यू माइंड ब्लैंक द विंडो। तो यहाँ हो जाएगा क्लोजिंग द विंडो। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा सटीक लगता है, लेकिन टू के बाद हम लोग हमेशा भर्ब वन का प्रयोग करते हैं। जहाँ भी टू रहेगा वहाँ हमेशा भर्ब वन लगेगा। अगर यहाँ टू क्लोज होता CLOSE तो ये सही हो जाता, परंतु यहाँ नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइटम्स। तो यहाँ पर जो आइटम्स है उसका हम लोग को मीनिंग बताना है। ब्लो हिज ऑन ट्रम्पेट, मतलब अपना अपना बढ़ाई खुद करना है, इसका मतलब हो जाता है। तो डी नंबर देखिए, प्राइसेस हिमसेल्फ, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब अपना प्रशंसा खुद करना। अगला नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 20, ऑन इंटरिंग द हाउस सी फाउंड हर ज्वेलर्स। यहाँ ज्वेल्स मतलब ज्वेलर्स दोनों एक ही होता है, तो ये हो जाएगा स्टोलन, मतलब उसका जो सामान था, जेवरात था, वो चोरी हो चुका था। आगे देखिए साइंस सेक्शन है। साइंस सेक्शन, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है ये हम लोग को बताना है। पहला नंबर देखिए, चूंकि अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी से बिना विक्षेपित हुए निकल गए, परमाणु का धनावेश पूरे स्थान पर है। परमाणु का जो अधिकतर भाग है वो ऋणावेश है। धनावेश कहाँ पर रहता है, केवल न्यूक्लियस में रहता है। न्यूक्लियस
में रहता है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और बाकी जगह इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो कि नेगेटिव चार्ज है। चूँकि बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित हुए, परमाणु के अंदर बहुत कम खाली जगह है। बिल्कुल गलत है। परमाणु के अंदर जो है अधिकतर कण तो निकल गए थे, तो परमाणु के अंदर जो है अधिकतम खाली जगह है। तीसरा नंबर देखिए, चूँकि अल्फा कणों का बहुत कम अंश 180 डिग्री से विक्षेपित हुआ, सोने के परमाणु का सभी धनावेश और द्रव्यमान परमाणु में बहुत कम जगह पर केंद्रित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही हो जाएगा। जो ठोस भाग होता है परमाणु के अंदर का, जो न्यूक्लियस होता है, जो सेंटर होता है, वह बहुत छोटा होता है और केवल वहीं से जो होता है, जो अल्फा कण होता है, वह सीधे रिफ्लेक्ट कर जाता है, उस पार नहीं जाता है या टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, सीधे जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से वापस आ जाता है। न्यूक्लियस, उस जगह को हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ये जो डी नंबर है केवल तीसरा, ये सही हो जाएगा। फिर अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22। किसी वस्तु की जड़ता क्या होती है जब उसका वेग दुगुना हो जाता है? तो वस्तु का जड़त्व का जो है उसका मास से निर्भर करता है। मास मतलब भार, भार पे उसका वेट कितना होगा उस पर निर्भर करता है। उसका वेग पे कोई असर नहीं जाता है। जो जड़ता है वह उसका जो वेलोसिटी होगा उससे कोई उसको मतलब ही नहीं है। तो ये सी नंबर हो जाएगा। वस्तु की जड़ता समान रहेगी। अगर उसका भार बढ़ता तो उसका जड़त्व और इनर्शिया, जो जड़त्व को ही इनर्शिया बोलते हैं, तो वो चेंज होता है। परंतु यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है और जड़त्व को केवल मास से मतलब है, भार से मतलब है, तो कोई चेंज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23। सभी अक्रिय गैसों के अणु क्या होते हैं? एक परमाणुक होते हैं, मतलब वे किसी के साथ कंबाइन करके कुछ दूसरा मॉलिक्यूल नहीं बना सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग अक्रिय गैस कहते हैं। तो ये ए नंबर हो जाएगा, मोनोएटॉमिक या एक परमाणु। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 24। पानी का घनत्व खाली स्थान पर अधिकतम होता है। पहला ऑप्शन में है 0 डिग्री, सेकंड में है 273 केल्विन, तीसरा में है 100 डिग्री और चौथा में है 4 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। जो 4 डिग्री सेल्सियस होता है उसमें जो पानी का घनत्व होता है वह सबसे ज़्यादा होता है। अब आप लोग सोचिएगा 0 डिग्री में तो बर्फ़ हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, तो उस पर घनत्व जो है ज़्यादा होना चाहिए। अगर 0 डिग्री पे घनत्व ज़्यादा होता है तो वो पानी के ऊपर थोड़ी रहता, वो तो डूब जाता, बर्फ़ पानी में डूब जाता है, जबकि बर्फ़ तैरता है। इसलिए इसका आंसर 0 डिग्री नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। फिर आगे देखिए, एक ऊतक जिसकी कोशिकाएं विभाजित होने और पुनः विभाजित होने में सक्षम होते हैं कहलाती है। तो 25 नंबर देखिए, 25 नंबर का आंसर हो जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं विभोज्योतक ऊतक। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। एक ऊतक जिसकी कोशिका विभाजित होने और पुनः विभाजित होने में सक्षम होती है कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, विभज्योतक ऊतक। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 26। पादप जगत में कौन सा उप समूह फूल पैदा करता है? कौन सा समूह फूल पैदा करता है? तो देखिए, मास जो होता है ये नहीं करता है, फंजाई भी नहीं करता है, फर्न भी नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर एक केवल बच जाता है, एंजियोस्पर्म। तो यही जो है वो फूल पैदा करता है। फिर अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हमारे फेफड़ों को प्रभावित करती है? तो आप लोग सभी जानते हैं टीबी। टीबी में हम लोग को क्या होता है? खांसी होता है। टीबी को ही हिंदी में क्षय रोग बोलते हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्षय रोग। क्षय रोग जो हमारे फेफड़ों को प्रभावित करती है, क्षय रोग में ही हम लोग खांसते हैं और खांसना का सीधा संबंध हमारी श्वास प्रणाली से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28। क्या कारण है कि कॉर्क पानी में तैरता है लेकिन एक लोहे की कील पानी में डूब जाती है? पहला नंबर में है कॉर्क का घनत्व लोहे की कील से अधिक होता है। बिल्कुल गलत बात है। लोहे की कील का घनत्व कॉर्क से अधिक होता है, ये थोड़ा सही है। कॉर्क का घनत्व पानी के घनत्व से कम है। कॉर्क का घनत्व पानी के घनत्व से कम है, ये भी सही है। लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से कम है, ये गलत है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी और सी हम लोग को सही है, परंतु हम लोग को बताना है कि कॉर्क पानी में क्यों तैरता है। जब कोई वस्तु पानी में तभी तैरेगा जब उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहा गया है कॉर्क का घनत्व पानी का घनत्व से कम है।
जब कोर्क का घनत्व तो पानी का घनत्व से कम हो गया तो वो तैरने लगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जबकि बी भी सही लिखा हुआ है, लेकिन उसका कोर्क का तैरने से कोई मतलब नहीं है। लोहे का कील का घनत्व कोर्क से अधिक है, उससे वो पानी में तैर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हम लोग को बताना है कि कोर्क पानी में क्यों तैरता है। तो लोहे लोहे और कोर्क के बीच में संबंध बता रहा है, जबकि हम लोग को कोर्क और पानी के बीच में संबंध चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 29 नंबर, किसी दिए गए पदार्थ पर अलग अलग तरल पदार्थों द्वारा लगाया गया उत्प्लावल बल। अब अलग पदार्थ है तो उसका डेंसिटी अलग होगा, इसीलिए इसका जो है वो अलग हो जाएगा, उसका घनत्व अलग हो जाएगा। अलग पदार्थ का घनत्व अलग हो जाएगा, इसलिए उसके द्वारा लगाया गया उत्प्लावक बल भी अलग अलग होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30, जब किसी वस्तु को बाहरी बल लगाए बिना एक निश्चित ऊंचाई से मुक्त रूप से छोड़ा जाता है तो वह वस्तु, पहला नंबर में है त्वरित गति के साथ ऊपर की ओर जाएगी। ऊपर कैसे जाएगी जब नीचे छोड़ रहे हैं, तो ये गलत है। त्वरित गति के साथ नीचे आएगी, ये सही है। निरंतर वेग के साथ नीचे आएगी, ये भी सही है। परंतु निरर्थक वेग मतलब फिक्स्ड वैल्यू हो जाता है, तो एक ही गति के साथ नीचे आएगी ऐसा जरूरी है। जब हम लोग वस्तु को छोड़ते हैं तो उसका वेग धीरे धीरे बढ़ते जाता है, तो ये नहीं होगा। निरंतर वेग के साथ ऊपर जाएगी, ऊपर तो जाएगी ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। तो हम लोग के पास जो ऑप्शन नंबर बी केवल बचता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। त्वरित गति के साथ नीचे आएगी, एक्सेलरेट करेगी, जैसे जैसे नीचे आएगा उस पर जी काम करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और वह उसका जो स्पीड है वो बढ़ते जाएगा। अगला देखिए सेक्शन डी, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, भारत में पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। तो ये क्वेश्चन तो सभी जानते होंगे, इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वे भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 32, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कहाँ है। अभी कोरोना में सभी कोई जो अपना सैंपल जो है वो WHO भेज रहे थे, मतलब हर देश वे अपना वैक्सीन बनाता था और उसको WHO को भेजता था वेरीफाई करने के लिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ कहाँ है, ए नंबर जेनेवा में है, जेनेवा इसका मुख्यालय है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 33, भारत की साक्षरता दर क्या है। भारत की साक्षरता दर लगभग झारखंड की साक्षरता दर के ही बराबर है, इसको बोलेंगे 74.04, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन नंबर है, भारतीय रुपये के नोट में कितनी भाषाएं हैं। तो इसमें 15 भाषाएं लिखी हुई है। देखिए आप लोग उसका साइड में देखिएगा, इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा, मराठी में लिखा हुआ रहेगा, उड़िया में लिखा हुआ रहेगा, बंगाली में लिखा हुआ रहेगा, पंजाबी में लिखा हुआ रहेगा। तो इस प्रकार से टोटल करके उसमें 15 भाषाएँ होती हैं। नोट में बोला गया है, सिक्का में नहीं रहता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो बेसिकली जो भारत में है उसमें उप प्रधानमंत्री का जो है ऐसा कोई पद नहीं है। उपराष्ट्रपति का पद होता है परंतु उप प्रधानमंत्री का पद नहीं होता है। परंतु उस समय था जब भारत बना, तो और उस समय भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। और पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। पहले उप प्रधानमंत्री जो थे वे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36, 12 जुलाई 2019 को किस राज्य सरकार ने जल दिवस मनाया। तो पश्चिम बंगाल ने 12 जुलाई 2019 को जल बचाओ दिवस मनाया, जबकि 22 जुलाई को हम लोग जल बचाओ दिवस मनाते हैं 22 जुलाई, लेकिन पश्चिम बंगाल ने 12 जुलाई को ही मनाया था 2019 में। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 37, देखिए कौन सा देश 2022 से हवाई जहाज़ के टिकट पर ग्रीन टैक्स लगाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस लगाएगा, सी नंबर फ्रांस, इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा देश इंग्लैंड से 2019 क्रिकेट विश्व कप हार गया। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। जो 2019 में हुआ था इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में फाइनल मैच खेला गया था जिसमें इंग्लैंड जीत गया था और जो न्यूजीलैंड है वह हार गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर
29 विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का विषय क्या था? विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का विषय क्या था? वायु प्रदूषण था, एयर पोल्यूशन। मतलब एयर प्रदूषण जो हो रहा है वह सबसे ज़्यादा हो जा रहा है, जिसके कारण अम्लीय वर्षा बढ़ रही है और उसके साथ साथ जो है धरती का जो तापमान है वह भी बढ़ रहा है। तो इसका नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे देखिए 40 नंबर, किस दिन जीएसटी दिवस मनाया जाता है? तो जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई को लागू हुआ था, तो उसी दिन जीएसटी दिवस मनाया जाता है, 1 जुलाई को। फिर आगे देखिए लोकल रीजनिंग। लोकल रीजनिंग इसमें पहला नंबर है 41, लिखा गया है निर्देश निम्नलिखित कोडिंग योजनाओं का अध्ययन करें और उत्तर विकल्पों में दिए गए शब्द के लिए उपयुक्त कोड का चयन किया। देखिए एल के लिए 1 का प्रयोग किया गया है, आई के लिए 2 का, एम के लिए 3 का, ई के लिए 4 का, डी के लिए 5, एस के लिए 6, ओ के लिए 7, एन के लिए 8 और टी के लिए 9। तो हम लोग को बताना है कि SOONEST को यदि हम लोग नंबर में लिखना चाहें तो वह क्या होगा। तो देखिए एस के लिए किसका प्रयोग किया गया है? 6 का। तो सबसे पहले 6 देखिए, ए में है, सी में है, डी में है, तो बी नंबर इसका आंसर नहीं होगा। फिर उसके बाद देखिए डबल ओ है, तो ओ के बदले 7 लिखा गया है, तो 7 देखिए 7 ए में है और डी में है, तो सी नंबर भी नहीं होगा। अब ए और डी में हम लोग को फ़र्क देखना है। फिर देखिए एन के लिए क्या लिखा गया है? 8 लिखा गया है, तो इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है। फिर एन के बाद ई है, ई के लिए 4 का प्रयोग किया गया है, तो इसमें 5 है और इसमें 4 है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एस के लिए 6 है, देखिए 6 पहले है, डबल ओ के लिए 7 है तो 7 है, फिर एन के लिए 8 है तो 8 है, फिर देखिए ई के लिए 4 है तो 4 है, फिर एस के लिए 9 है, एस के लिए 6 है तो ये 6, फिर टी के लिए देखिए टी के लिए 9 है तो लास्ट में 9 है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए 42 नंबर है, 6 लोग ABCDEF एक सर्कल में खड़े हैं। मतलब 6 लोग हैं इस प्रकार से, ये 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 एक सर्कल में खड़े हैं। अगर इसको हम सर्कल मान लें तो ये सेंटर है, जो बीच में क्रॉस है वो सेंटर है, बाकी 6 लोग सर्कल में खड़े हैं। बी डी और सी के बीच में, अगर यहाँ हम डी लिखें और यहाँ सी लिखें तो यहाँ पर बी होगा। बी जो है वो डी और सी के बीच में है। देखिए ए ई और सी के बीच में है, जो ए है वह ई और सी के बीच में है। फिर एफ डी के दाईं ओर है, एफ जो है वह डी के दाईं ओर है। अब हम लोग को बताना है कि ए और एफ के बीच में कौन है। देखिए ये हो गया एफ, ए हो गया और ये हो गया एफ, तो एफ और ए के बीच में कौन है? ई है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए 43 नंबर में है, अगर वंडरफुल को एक निश्चित कोड में EWONDRFUL के रूप में लिखा जाता है तो नॉलेज को कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पर WONDER, बीच में क्या हो रहा है? ई हो रहा है, बीच में हम लोग का जो आ रहा है ई आ रहा है। ई से पहले भी 4 लेटर है, ई के बाद भी 4 लेटर है, तो ई को पहले लिखा गया है और बाकी को सेम लिख दिया गया है। WOND, फर्स्ट में WOND था, फिर ई को पहले लिखा गया तो RFUL बचा, तो RFUL। उसी प्रकार नॉलेज के बीच में कौन सा लेटर है? देखिए 1 2 3 4, तो एल हो जाएगा, और इधर भी 4 लेटर है, इधर भी 4 लेटर है, तो एल को हम लोग पहले लिखेंगे और बाकी सेम हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन नंबर उस प्रकार से है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में एल पहले है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सीधे आंसर हो जाएगा, बाकी चेक करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बीच में है वो पहले होना चाहिए। तो ई पहले हो जाएगा, एल पहले हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ 44 है, वह संख्या ज्ञात किए जो दिए गए ग्रिड में प्रश्न चिन्ह को बदल देगा। मतलब यहाँ प्रश्न चिन्ह की जगह कौन सा नंबर होगा हम लोग को उसको बताना है। तो देखिए 25 किसका स्क्वायर होता है? 15 का स्क्वायर होता है, और ये 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का होता है। तो यदि हम लोग 8 और 15 को जोड़े तो इक्वल टू कितना आएगा? 23 आएगा। फिर देखिए 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का होता है, और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है, तो 1 और 4 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। देखिए आंसर आ जा रहा है, तो
39 किसका होता है? स्क्वायर 7 का होता है और 81 9 का होता है। तो यदि और 9 और 7 को जोड़े तो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो 16 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए 47 नंबर। 47 नंबर में हम लोग को बताया गया है कि निम्नलिखित व्यवस्था को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है $TJL2 $D=M, तो इसको ध्यान से पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। देखिए इसमें कहा गया है दिए गए अनुक्रम में ऐसे कितने नंबर है जिसके तुरंत पहले एक व्यंजन और तुरंत बाद एक चिन्ह है। तो हम लोग को बताना है कि कौन सा अंक मतलब 1 2 3 4 ऐसा है जिसके तुरंत पहले व्यंजन है, मतलब कॉन्सोनेंट है, और उसके बाद एक चिन्ह दिया गया है। तो देखिए दो से पहले एक व्यंजन है, एल व्यंजन होता है, कॉन्सोनेंट होता है, और उसके बाद ये डॉलर का चिन्ह है, ये पहला हो गया। फिर देखिए 8 यहाँ पर है, लेकिन 8 से पहले व्यंजन नहीं है तो ये नहीं हो जाएगा। फिर देखिए एक देखिए 1 से पहले व्यंजन है, कि व्यंजन होता है कॉन्सोनेंट, और उसके बाद एंड का ये डॉलर चिन्ह है, एंड का ये चिन्ह है, डॉलर चिन्ह है, ये एंड है, तो ये दूसरा हो जाएगा। तो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 2 हो गया। फिर आगे देखिए, आगे सीधे यहाँ 7 है, 7 से पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, 6 से पहले कॉन्सोनेंट है परंतु उसके बाद कुछ नहीं है, तो केवल यहाँ पर 2 मिला, एक यहाँ पर मिला और एक यहाँ पर मिला, तो केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 2। फिर आगे देखिए 46 नंबर। गौरव उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है फिर बाएं मुड़ता है। इस प्रकार से यदि हम लोग रेखा चित्र बनाए तो इस ओर होता है उत्तर, इस ओर होता है उत्तर, तो उत्तर की ओर यह कितना जाता है? 20 मीटर जाता है। अगर हम लोग इसको बराबर बराबर भागे, मतलब ये एक डिस्टेंस जो है वह 20 मीटर का है, तो वह उत्तर की ओर 20 मीटर जाता है, मतलब 20 मीटर जाता है, मतलब कहाँ पर है अभी? अभी वह यहाँ पर है, और फिर बाएं मुड़ता है और 40 मीटर जाता है, तो यहाँ गया 20 मीटर यहाँ तक, और यहाँ गया 20 मीटर, मतलब 40 मीटर गया। फिर वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, फिर वह इस डायरेक्शन में मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, तो वह यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा वह दाएं मुड़ने के बाद 20 मीटर चलता है, फिर अभी वह यहाँ पर है, और यहाँ पर रहने के बाद वह फिर इसके बाद वह बाएं नहीं मुड़ता है, वह दायां मुड़ता है, मतलब वह इस ओर जाता है। इस ओर कितना जाता है? 20 जाता है। तो हम लोग पता है कि यहाँ से जो यहाँ तक का डिस्टेंस है वह कितना है? 20 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 20 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 20 मीटर है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20 प्लस 20 प्लस 20, तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो 60 हमारा आंसर हो जाएगा। 60 देखिए ऑप्शन नंबर बी में है 60, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 47 नंबर। अगर दीवार को खिड़की कहा जाता है, खिड़की को दरवाज़ा कहा जाता है, दरवाजे को फर्श कहा जाता है, फर्श को छत कहा जाता है, छत को वेंटिलेटर कहा जाता है, तो व्यक्ति किस पर खड़ा होगा? व्यक्ति किस पर खड़ा हो सकता है? फर्श पर ही खड़ा हो सकता है, दीवार पर तो थोड़ी खड़ा होगा, या दरवाजा में खिड़की में थोड़ी खड़ा होगा, वह फर्श में खड़ा होगा। तो देखिए फर्श को क्या कहा जा रहा है? फर्श को कहा जा रहा है छत, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए 48 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी लाइन पर सही प्रतिबिंब दिखाती है? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा ABCD, इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा फिगर है, चित्र है, जो कि एक दूसरे का मिरर इमेज है? अगर आप मिरर में इस प्रकार से देखते हैं तो वह इस प्रकार से दिखता है, अगर आप इस प्रकार से लिखे हैं तो वह इस प्रकार से दिखता है मिरर में। जैसे आप अंगुली इधर से करते हैं, मानिए ये आपका अंगुली है, यहाँ नाखून है, तो मिरर में आपका नाखून पहले दिखता है, फिर इधर इस प्रकार से। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर फिगर इस प्रकार से बना हुआ है तो वह इस प्रकार से स्टार्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत है। ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, अगर फिगर इस प्रकार से है तो वह इस प्रकार से स्टार्ट होगा मिरर। फिर देखिए ऑप्शन नंबर सी में फिगर इस प्रकार से है तो वो उसका इसी प्रकार से होना चाहिए, जबकि इस प्रकार से दिया गया है, तो ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। तो बचा ऑप्शन नंबर डी, इस प्रकार से दिया गया है और इसका मिरर इमेज भी इसी प्रकार से बनेगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। फिर आगे देखिए 49 नंबर। अगर कल से 2 दिन बाद रविवार हो तो सोमवार कब था?
देखिए सबसे पहले हम लोग 7 लाइन बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। यहाँ पर 7 टोटल हो गया, 7 डे। अब देखिए हम लोग को बताना है रविवार होगा, तो रविवार ये है कल से 2 दिन बाद, मतलब 2 दिन बाद, कल से 2 दिन बाद, 2 दिन बाद। यहाँ पर 2 दिन देखिए, 2 दिन ये हो गया और कल से कल ये, तो आज क्या है, आज ये है, आज क्या है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, आज है थर्सडे, तो आज है थर्सडे। और थर्सडे से 2 दिन बाद, कल से मतलब ये कल हो गया, और उसके 2 दिन बाद क्या है, संडे है, SUNDY। तो बोला गया है, तो सोमवार कब था, सोमवार कब था, कल से 2 दिन पहले जो है वह सोमवार है। तो देखिए कल से 2 दिन पहले सोमवार है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए, आगे है लास्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 16। ओ ये पेज नंबर था, क्वेश्चन नंबर 50। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में कहा गया है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, मेरे चाचा इस लड़की के चाचा है, वह उस आदमी और लड़की से कैसा संबंध है, उस आदमी उस लड़की से कैसे संबंधित है, तो हम लोग को ये बताना है। तो देखिए हम लोग को क्वेश्चन में हिंट दिया गया है कि जो है वह 2 है, एक बॉय है और एक जो है वह गर्ल है। एक बॉय है और एक गर्ल है, मिट गया, ये गर्ल है, बॉय के लिए अलग कर लेते हैं, ये बॉय है, और दिखाने के लिए अलग कर लेते हैं। और कहा गया है कि मेरे चाचा, जो ये जो बॉय है इसका चाचा, ये इसका चाचा है, चाचा को भी अगर फिगर से बना लेते हैं, ये इसका चाचा है, इस लड़की के चाचा हैं, तो इस लड़की का जो है वह चाचा, इस लड़की का चाचा, देखिए इस लड़की के चाचा हैं। तो देखिए ये कौन है, ये चाचा है, चाचा, और ये भी जो है ये ब्लू वाला वो भी चाचा है, चाचा, और ये ब्लू वाला इसका चाचा है। तो देखिए ये जो है अलग कलर से कर लेते हैं, वाइट येलो से कर लेते हैं, ये जो है और ये जो है, ये दोनों इसको क्या बोल रहे हैं, देखिए ये भी इसको चाचा बोल रहा है और ये भी इसको चाचा बोल रहा है। तो ये जो हो जाएगा, इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या हो जाएगा, 2 लोग एक ही व्यक्ति को चाचा कब बोलते हैं, जब वे लोग आपस में भाई होंगे, तो ये क्या है, आपस में भाई हैं। तो आप लोग को बताना है कि ये जो है और इसमें क्या रिलेशन होगा, आप लोग बताइए क्या रिलेशन हो सकता है। क्या ये दोनों चचेरा भाई हो सकते हैं, बिल्कुल हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों आपस में भाई हैं और ये इसको चाचा बोल रही है, तो चचेरा भाई तो हो ही नहीं सकते, जबकि ये लड़की है, चचेरा भाई कहाँ से आ जाएगा। अगर ये लड़का भी है तो ये अगर इसको चाचा बोल रही है तो इसको भी चाचा बोलेगी, तो चचेरा भाई तो हो ही नहीं सकता है। बी नंबर देखिए, भाई तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये इसको चाचा बोल रही है और ये दोनों आपस में भाई है, तो हो ही नहीं सकता, भाई नहीं बोलेगी, क्योंकि इसको भी चाचा ही बोलेगी। सी में देखिए ससुर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये इसका ना तो पति नहीं है, ना ही इसकी सासू है, तो इसी प्रकार से ससुर भी नहीं होगा। तो लास्ट में ऑप्शन नंबर डी बचता है। देखिए ये दोनों तो आपस में भाई है और इसको चाचा भी बोल रही है, तो हम लोग चाचा किसको बोलते हैं, पिताजी का जो भाई होता है उसी को हम लोग चाचा बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये पिताजी हो जाएगा। तो जो ये है, इस लड़की और इस लड़के में क्या है, पिता का संबंध है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर झारखंड ओलंपियाड 2022 क्लास 9 का जो 50 क्वेश्चन था वह कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड डे।